तो आज कक्षा 10 क्लास 10th के भैया बहन विद्यार्थी स्टूडेंट ध्यान दें। आज हम आपके सामने अगले पाठ के रूप में लेसन के रूप में अध्याय 13 क्लास 10th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। अपने विषय वस्तु पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो आने वाला ये पाठ है, भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली। भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली, डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे विषय सोशल साइंस के अंतर्गत ये जो अध्याय 13 है उसका अब हम क्रमशः अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। किस प्रकार से जो पाठ अंतर्गत जानकारी बताई गई है उसको हम अधिक से अधिक पढ़कर, समझकर, सुनकर जानने का प्रयास करें। यही उद्देश्य के साथ जो है स्टूडेंट ध्यान दें। भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली, डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी भारत हमारा विश्व का एक प्रमुख लोकतांत्रिक गणराज्य है। जैसा कि कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने लिखकर दिखाई गई हैं। भारत विश्व का एक प्रमुख लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत जो है विश्व का, आप समझ सकते हैं, विश्व का पूरे संसार के सभी देशों में जो हमारा भारतीय संविधान है, हमारे देश का जो लोकतंत्र है, वो सबसे बड़ा है, प्रमुख है। इसीलिए यह कहा गया, लिखा गया कि भारत विश्व का एक प्रमुख लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्री तरीके से संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है। संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है। इस प्रणाली या व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र की कार्यपालिका संसद के प्रति, केंद्र की यानी केंद्र सरकार जो पूरे देश में शासन करती है, तो केंद्र की कार्यपालिका संसद के प्रति तथा राज्यों की कार्यपालिकाएं, जो राज्य हैं देश के अंदर, उनकी कार्यपालिकाएं विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी होंगी या बनाई गई हैं। तो केंद्र सरकार जो है केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत निहित होगी और यानी संसद की व्यवस्था के अनुकूल कार्यपालिका जो है कार्य करेगी। यानी संसद जो एक सर्वोच्च शक्तिमान सत्ता के रूप में कार्य करेगी और जितने भी राज्य हैं देश के, उनके अंदर जो कार्यपालिका है वो विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी बनाई गई है। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। शासन की शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका के रूप में निहित होती है और यही देश में या राज्य में अपना शासन चलाती है और लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के अंदर जो व्यवस्था की गई है सरकार व्यवस्था बनाने की, तो उसी के अंतर्गत लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत ही संवैधानिक नियमानुसार सरकार जो है बनेगी और शासन चलाने का कार्य होगा। इसके साथ ही स्वाधीनता के बाद हमने यानी देश में लोकतंत्र, विकास एवं जन कल्याण की नीतियों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया को अपनाया है। तो इस प्रकार से इन बातों को समाहित करते हुए, इन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए संसदीय व्यवस्था के अनुरूप और राज्यों में विधानमंडलों के अनुरूप
यह व्यवस्था जो है संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप होगी और उसी के अंतर लोकतांत्रिक सरकारों का गठन होगा। तो इस प्रक्रिया को अपनाया गया है। संविधान निर्माताओं के लिए संघीय शासन व्यवस्था के रूप में इसका रूपांतरण किया है। यानी भारत जो है सभी राज्य यदि मिला दिए जाएं तो देश निर्माण होता है, उसी को हम संघ कहते हैं। तो एक प्रकार से दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे भारत देश की जो सरकार है वो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार सभी सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, उनके मध्य जो है परस्पर शक्तियां होंगी, परस्पर शक्तियों का विभाजन होगा, बंटवारा होगा। केंद्र सरकार की शक्तियां अलग होंगी और राज्य सरकारों की अलग होंगी। साथ ही सभी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होंगी। ऐसी व्यवस्था संवैधानिक रूप से की गई है ताकि पूरे देश का शासन संचालन जो है सुचारू रूप से चल सके। तो केंद्र सरकार जो है वो पूरे देश की सरकार होती है और जो राज्य सरकारें हैं वो अपने राज्य के अंतर्गत ही अपना शासन करती हैं। तो इस प्रकार से संविधान द्वारा नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। साथ ही भारतीय प्रजातंत्र के अंतर्गत, लोकतंत्र के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक इन सभी बातों को ध्यान रखा गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत या इनके अंतर्गत बनाए गए संवैधानिक नियमों के अंतर्गत पूरे देश की व्यवस्था, शासन का संचालन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात ये कि सरकार यानी शासन की शक्ति जो है जनता पर निहित होगी। किस पर निहित होगी? जनता पर। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी सरकार बनाई जाती है, चुनी जाती है, तो उसका जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होगा वो जनता का होगा। यानी जनता द्वारा चुनी हुई, निर्वाचित की हुई सरकार ही देश के अंदर निर्मित होगी। ऐसी व्याख्या, ऐसी व्यवस्था संविधान के अनुरूप की गई है। इसीलिए कहा जाता है शासन जनता के लिए और जनता शासन के लिए। यानी शासन जो है जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया एक पैमाना है, एक व्यवस्था है, एक प्रणाली है, एक प्रक्रिया है, जिसका विधिवत उल्लेख जो है संविधान के अंतर्गत किया गया है। जैसा कि अपन अभी इसके पहले जो पिछला पाठ पढ़ रहे थे, पहले का पूर्व का पाठ 12 पढ़ रहे थे संविधान के विषय पर। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के अंदर बहुत सी चीजें जानकारी में आई थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली यानी सरकार व्यवस्था संचालन की जो भी व्यवस्था है उसका हम क्रमशः आगे अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारे विषय वस्तु का एक महत्वपूर्ण लेसन है, अध्याय है। इसकी जानकारी प्राप्त करते हुए हम इनके अंतर्गत जानेंगे और समझेंगे। अब आगे देखें अगले क्रम में भारतीय प्रशासन की व्यवस्था। अब इस पाठ के अंतर्गत जो भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, कार्यप्रणाली है, उसके अंतर्गत और कौन कौन सी व्यवस्थाएं, प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं या बनाई गई हैं, तो उसी के अंतर्गत भारतीय प्रशासन की व्यवस्था, ये हेडिंग में आप लोग देख सकते हैं। तो भारतीय प्रशासन की व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में
यह व्यवस्था की गई है और यह व्यवस्था पूरी रूप से संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ही बनाई गई है। तो नंबर 1 केंद्रीय सरकार यानी केंद्रीय शासन होगा। दूसरा प्रांतीय शासन यानी राज्य, जितने भी देश के राज्य हैं तो राज्य सरकारें गठित होंगी और वो सरकारें अपने अपने राज्य में अपना शासन चलाने का कार्य करेंगी। इसी प्रकार तीसरे क्रम में यदि देखें तो स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन यानी छोटे छोटे स्थानों से, यानी ऐसा समझ सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन जो है राज्यों के अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं, जिले की इकाई है, तो जिले की इकाई एक स्थानीय व्यवस्था के अंदर आती है। तो स्थानीय स्वशासन की भी व्यवस्था की गई है और पूरी तरह से इसकी व्यवस्था जो है संवैधानिक विधि से बनाई गई है। तो इस क्रम में 3 व्यवस्था हैं, प्रशासन यानी शासन चलाने की 3 व्यवस्थाएं, केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन। अब इनके बारे में अब अगले क्रम में हम अब इनका अध्ययन करेंगे कि केंद्रीय शासन यानी देश की सरकार कैसे गठित होती है, कैसे बनाई जाती है, क्या उसकी संवैधानिक प्रक्रिया और व्यवस्था है। इसी प्रकार प्रांत के अंदर जो राज्य सरकारें होती हैं यानी देश के अंदर जितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं आपको मालूम होगा और मालूम होना भी चाहिए। अपने देश के अंदर जितने भी राज्य विभाजित हैं, राज्य बनाए गए हैं, उनकी राज्य और उनके राजधानियां, राज्य की राजधानी भी मालूम होनी चाहिए। तो यदि अभी याद ना हो, जानकारी में ना हो, तो उनका संकलन करते हुए क्रमशः कुछ कुछ राज्यों की राजधानी याद करते चलेंगे तो सभी राज्यों की मालूम हो जाएंगी। और जनरल नॉलेज बतौर ऐसा मालूम होना हर विद्यार्थी नागरिक के लिए आवश्यक भी है। तो 29 राज्य हैं अभी प्रेजेंट टाइम, 29 राज्य। तो 29 राज्य सरकारें व्यवस्थित ढंग से राज्य प्रशासन का कार्य चलाएंगी और उनके सरकार गठन की भी प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप ही होती है। फिर इसके बाद स्थानीय स्वशासन। तो क्रमशः अब आगे हम इस पर आधारित अध्ययन को बढ़ाएंगे जो हमारे पाठ की विषय टॉपिक हेडिंग के अंतर्गत का ही आगे भाग होगा। तो इस तरह से आज जो है पाठ के परिचयात्मक रूप से, पाठ की बतौर जानकारी के रूप में, उसकी अवधारणा और संकल्पना को मानकर आज पार्ट 1 के अंदर अध्याय 13 भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली यानी आज इस पाठ की शुरुआत हुई। तो प्रारंभिक अवस्था में यह बताने का प्रयास किया गया कि वास्तव में प्रजातंत्र और कार्यप्रणाली से क्या आशय है और इसकी क्या विधि विधान है सरकार बनाने का, गठन करने का। तो आगे के क्रम में अब यही अध्ययन का टॉपिक होगा भारतीय प्रशासन की व्यवस्था, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। हाँ, विद्यार्थी स्टूडेंट से आग्रह यह है कि जो पिछला पाठ यानी अध्याय 12 जो हो चुका है तो उसके वीडियो जो हैं यूट्यूब में भी डाल दिए गए हैं। तो क्रमशः सभी वीडियो आप लाइक करके उनको सब्सक्राइब कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी है प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे उसी के क्रम में अगला जो लेसन 13 जो है 13, जैसा कि अभी इस पर चर्चा हुई, तो अब आगे जो हेडिंग टॉपिक इससे संबंधित विषय वस्तु के अंतर्गत आएंगे तो उनको हम रोचक और सरल ढंग से बताने का, आपके सामने विषय वस्तु रखने का
प्रयास करेंगे, यही हमारी अपेक्षा है, ताकि आपका ज्ञानवर्धन भी हो और आपका जो कोर्स है वो भी कंप्लीट हो। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि नियमित प्रतिदिन आप लोग YouTube के अंदर ये वीडियो अवश्य देखें और अपने विषय वस्तु को अधिक से अधिक जानने समझने का प्रयास करें।